प्यारे बच्चों, कैसे हो? सॉरी इस बात के लिए कि वीडियो आने में बहुत देरी हो गई। और दूसरी बात ये कि जो पिछली वीडियो बनी थी वो टेक्निकल कारणों से इको कर रही थी, आवाज गूंज रही थी। मगर पिछले बार के टॉपिक को और इस बार के टॉपिक को कंपाइल कर हमने बना दिया है। इस बार का टॉपिक है वैश्वीकरण के लाभ और हानियां। देखिए, दो वीडियो हमारी आ चुकी है ग्लोबलाइजेशन पर, और मैंने उन दो वीडियो में आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। आप जरूर उन दो वीडियो को देख लीजिए। आज बता रहा हूं वैश्वीकरण के नफा और नुकसान। जब भी कोई आप अवधारणा, कंसेप्ट, कोई भी विचार पढ़ते हैं तो आपको उसके क्या पक्ष, विपक्ष, नफा, नुकसान, ये सब चीजें बताई जाती है, प्रॉफिट लॉस, हर चीज के बताए जाते हैं। तो वैश्वीकरण के भी लाभ और हानियां हैं। देखिए, वैश्वीकरण क्या है? एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का संगम, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के बीच में एकीकरण ही वैश्वीकरण है। ये मैंने आपको बताया था। आज बता रहा हूं लाभ और हानियां। पहले समझ लीजिए कि वैश्वीकरण की एंट्री किसी भी देश में एक समान और एक समय परिस्थितियों में नहीं हुई। एक ही टाइम पर किसी भी देश में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की एंट्री एक साथ नहीं हुई, बल्कि अलग अलग देशों में अलग अलग समय और परिस्थितियां रही है। चाइना की बात कर रहा हूं। चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है, साम्यवादी चीन। साम्यवादी जो देश होते हैं उनकी प्रवृत्ति में ये बात होती है, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दुनिया भर के साथ खुलकर नहीं करते, क्योंकि उससे जो होते हैं मजदूरों के, श्रमिकों के नियम जो होते हैं, उनके अधिकार जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो चाइना दुनिया के साथ इतना खुलकर व्यापार नहीं करता था, और चाइना साम्यवादी राष्ट्र था। चाइना का डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मजबूत थी। चाइना अपने घर में लोगों के लिए सब कुछ उत्पादन करता था। उसके रिजल्ट, परिणाम आज देख सकते हैं। चाइना में दुनिया भर की इंडस्ट्री लग रही है, और चाइना बहुत ही कम चीजें होती है जो दुनिया से इंपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि चाइना का घरेलू उद्योग बहुत ज्यादा मजबूत है। अब समझने वाली बात यह है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के लिए नहीं खोल रखा था, पर 1978 में क्या हुआ? दो लोग ऐसे हैं, चाउ एन लाई और देंग शिंगओपिन। क्या कह रहा हूं? चाउ एन लाई और देंग शिंगओपिन है। उन्होंने क्या करा? इन दोनों ने मिलकर चाइना की इकोनॉमी को ग्लोबल कर दिया, चाइना की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया, चाइना की इकोनॉमी को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। इसे ओपन डोर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, खुले द्वार की नीति। क्या कह रहा हूं? खुले द्वार की नीति। यानी चाइना में ग्लोबलाइजेशन कब आया? 1978 में, 1978 में। कौन लोग लेकर आए? देंग शिंगओपिन, चाउ एन लाई। देंग शिंगओपिन और चाउ एन लाई, ये दो व्यक्ति थे जो चाइना में वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था की शुरुआत करते हैं और चाइना की इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि भारत में समय और स्थितियां अलग रही हैं, इंडिया में ऐसा नहीं रहा। इंडिया जब आजाद हुआ, भारत अपने स्वतंत्रता के बाद से भारत का जो ढांचा था, आर्थिक स्वरूप था, वो समाजवादी था। नेहरू बहुत इंस्पायर्ड थे सोवियत संघ से, उसके समाजवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। और नेहरू जब भी रूस की यात्रा करते थे और उन्हें सोवियत संघ की चीजें जो भी और अपनी ओर खींचती थी, जो भी उन्हें प्रभावित करती थी, वो भारत में उसे लागू कर देते थे। तो सोवियत संघ में आपने पंचवर्षीय योजना सुना होगा, 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान का मतलब होता है पहले से ही योजना बनाकर विकास करना होता है। पहले से योजना बना लेती है सरकार कि किन पर कितना पैसा लगाना, एजुकेशन पर कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना, हेल्थ पर कितना। सरकार पहले से ही 5 सालों का तय कर लेती है, और 5 सालों के लिए डिसाइड जो पैसा होता है वो पहले से तय कर लेती है कि कहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करना, कितना पैसा लगाना। इसे कहते हैं पहले से प्लान करना, नियोजित विकास, पंचवर्षीय योजना। ये जो पंचवर्षीय योजना भारत में इस्तेमाल होती है ना, ये कहां से आई थी? ये सोवियत संघ से। नेहरू को बहुत पसंद आई सोवियत संघ से। तो नेहरू को सोवियत संघ के समाजवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे, और समाजवादी सोवियत संघ में जो रूस है पूर्व का, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? वो अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन किसके हाथ में होते हैं? सरकार के या समाज के? उत्पादन के साधन सरकार या समाज के होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि सरकार तय करती है कि किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है, और उसकी कीमत क्या रखनी है। यानी सारे काम धंधों पर, सारे बिजनेस पर कंट्रोल किसका होता है? मुख्यतः सरकार का। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था किसमें रही थी? सोवियत संघ यानी रशिया में, रूस में। तो भारत का आजादी के बाद जो अर्थव्यवस्था का ढांचा था वो लगभग समाजवादी था, और सरकार सभी चीजें उत्पादन करती थी। कार से लेकर क्रेन तक, रुई से लेकर सुई तक, ब्रेड से लेकर बटर तक, तमाम चीजों का उत्पादन सरकार ही करती थी, और सरकार तमाम चीजों की राशनिंग भी करती थी। राशनिंग का मतलब होता है कोटा, होता है कोटा। यानी सीमेंट का आपका कोटा है, क्या आपको कितने कोटे में सीमेंट मिलेगा, सीमेंट का कोटा है आपको बकायदा। और बाकी चीजों का भी आपको, लोगों का जैसे राशन का कोटा होता है कि आपको इतने, एक परिवार को इतनी चीनी मिलेगी, इतना गेहूं मिलेगा। तो तमाम चीजों की राशनिंग होती थी, और जितना आपका कोटा फिक्स है उससे ज्यादा नहीं ले सकते थे आप।
यानी उपभोग करने की आजादी नहीं थी, पैसा ज्यादा मगर उपभोग की आजादी नहीं थी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था, समाजवादी। किससे इंस्पायर्ड था, सोवियत संघ यानी रशिया से। लेकिन हुआ क्या कि 90 तक आते आते 1990 तक आते आते क्या हुआ कि भारत का जो आप समाजवादी स्वरूप है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का समाजवादी स्वरूप है, ये ज्यादा टिकाऊ नहीं साबित हो पाया। और हुआ क्या कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, क्या कह रहा हूं मैं, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इतना पैसा रह गया, इतना पैसा रह गया, जिससे 2 हफ्ते का कच्चा पेट्रोल खरीदा जा सकता है, 2 हफ्ते का क्रूड ऑयल खरीदा जा सकता है, कच्चा तेल खरीदा जा सकता है। और सरकार आनंद फानन की स्थिति में आ गई, भगदड़ मच गई, करे मरे, आगे कुआ पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई, क्या करें। तो ऐसे में भारत के उस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिंह राव। भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। और भारत के वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी की बात कर रहा हूं जो नरेंद्र मोदी से पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। और उस दौरान 1991 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। और ये गए, और ये एक संस्था है दुनिया में जिसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके पास गए और उससे कहा कि हमारे देश में आर्थिक संकट आ रहा है, आप हमारी सहायता करिए। और ये अंतरराष्ट्रीय संस्था ऐसी है IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, कि आपके देश में कोई आर्थिक संकट आ जाए, आपको कोई आर्थिक अनुदान की जरूरत है, आपकी मदद करती है। और अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको पैसे की जरूरत है और मदद करे और अपनी कोई शर्तें ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो IMF ने भारत को अनुदान दिया, भारत की सहायता करी इस आर्थिक संकट की घड़ी में, मगर भारत के सामने कुछ शर्तें रख दी। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया कि आपकी इकोनॉमी ग्लोबलाइज नहीं है, आपकी इकोनॉमी जो है, आपकी इकोनॉमी में व्यवसाय उद्योगपतियों को उभरने के अवसर नहीं है, आपकी इकोनॉमी में इंस्पेक्टर राज है, लाइसेंस राज है, आपकी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में जो व्यवसायी के लिए अवसर नहीं देती, आपकी इकोनॉमी विदेशी व्यापार नहीं करती, तो आपकी अपनी इकोनॉमी के ढांचे को, ढर्रे को बदलना होगा। तो जब उन्होंने हमारी मदद करी, IMF जैसी संस्था ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, तो हमारे देश में 3 चीजों की एंट्री होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। LPG का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं कर, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, उधार नहीं कह रहा हूं, उदारीकरण कह रहा हूं। उदार होना यानी स्वतंत्रता देना, छूट देना, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया जाए। जो भारत में व्यवसाय उद्योग लगाने की जो प्रक्रिया है ना, जिसमें जटिलपन है, उसको समाप्त करो। उद्योग लगाने के नियमों को, व्यवसायी को बुलाओ, आओ आओ हम तुम्हें अवसर देते हैं, उद्योग बनाने के, उद्योग लगाने के, इंडस्ट्री लगाने के नियमों को सरल कर दो, आसान कर दो, ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा हो। इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दो, लाइसेंस प्रक्रिया को खत्म कर दो, और कुछ गिने चुने उद्योगों पर ही लाइसेंस रह जाए। तो सरकार ने क्या करा, हमारी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी आए, अपनी इंडस्ट्री लगाए, और इंडस्ट्री लगा के लोगों को रोजगार दें और टैक्स भी दें। तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, लिबरलाइजेशन। L फॉर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। बात कर रहा हूं LPG, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। जो उद्योग लंबे समय से घाटे में चल रहे थे ना, जिन्हें सरकार नहीं चला पा रही थी, उन उद्योगों को उठाकर निजी कंपनियों को बेच दिया जाए, उन उद्योगों को उठाकर प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जाए, उनका उदारीकरण कर दिया जाए। बहुत लंबे समय से घाटे में चल रहे हैं, मुनाफा नहीं बटोर रहे, सरकार के बस की बात नहीं है, प्राइवेट कंपनियों को बेच दे, उनका निजीकरण कर दे, प्राइवेटाइजेशन। P फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, L फॉर लिबरलाइजेशन उदारीकरण, P फॉर प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, बताया मैंने आपको कि एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का संगम ही वैश्वीकरण है। और वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, दुनिया में वस्तु सेवाओं का, ज्ञान का, विज्ञान का, तकनीक का, विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आपकी वस्तुएं बाहर जाती हैं, बाहर की वस्तुएं अंदर आती हैं, आप दुनिया से कनेक्ट होते हैं, दुनिया वाले आपसे कनेक्ट होते हैं। ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। मैंने आपको ये वीडियो बताते वक्त, शुरू करते वक्त एक बात बोली थी कि इसमें बताऊंगा वैश्वीकरण के लाभ और हानियां। आइए मुद्दे की बात करते हैं, जिसके लिए आप पूरी वीडियो देख रहे हो। देखिए वैश्वीकरण के लाभ और हानियां। देखिए वैश्वीकरण के लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं। लाभ भी होते हैं, हानियां भी होते हैं। लाभ बताता हूं, बाहर की कंपनी आती है, बाहर की कंपनी आती हैं, आपके देश में पैसा लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, निवेश करती हैं, आपके लोगों को रोजगार मिलने लगता है। MI आई इंडिया में, वीवो, ओप्पो आए इंडिया में, पैसा लगा दिया उन्होंने, आपके लोगों को रोजगार दिया, जॉब के अवसर क्रिएट करे। कोई भी कंपनी हो सकती है, अमेरिका की हो सकती है, चाइना की कंपनी हो सकती है, रूस की कंपनी। जब बाहर की कंपनियां आती हैं
अपना काम धंधा चालू करती हैं, पैसा लगाती है, तो आपके लोगों को तो नौकरी पे रखेंगी। आपके लोगों को क्या मिलता है? रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, पहला लाभ। दूसरा लाभ होता है कि विदेशी वस्तुओं का जब आगमन होता है, कहां पर? आपके देश में विदेशी वस्तुओं का आगमन होता है, कहां पर? आपके देश में। तो उससे क्या होता है? आपके नागरिकों पर, आपके उपभोक्ता पर वस्तुओं का अवसर मिल जाता है, चुनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, उन्हें चुनने का अवसर मिल जाता है। हो सकता है कि कार बनाने वाली 1990 तक 2-3 कंपनियां थी, फिएट, कॉन्टेसा, हिंदुस्तान मोटर। मगर आप देखिए ग्लोबलाइजेशन के चलते आप 2020 में ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। निसान की गाड़ी खरीद लीजिए, सुजुकी की खरीद लीजिए, टोयोटा की खरीद लीजिए, मर्सिडीज बेंज की खरीद लीजिए, ऑडी की खरीद लीजिए, मेसेराती की खरीद लीजिए। इतने सारे ऑप्शन, ये क्यों हो पाया संभव? ग्लोबलाइजेशन के चलते ही हो पाया। तो दूसरा लाभ ये होता है कि उपभोक्ताओं पर अवसर बढ़ जाता है, चुनने का अवसर मिलता है। तीसरा कारण ये होता है कि जब बाहर की अर्थव्यवस्था आती है, बाहर के विचार आते हैं, तो उसके साथ साथ ज्ञान व तकनीक भी आती है, टेक्नोलॉजी भी आती है। और जब वो ज्ञान व तकनीक होती है, आप उससे रूबरू होते हो, आप उससे इंटरेक्ट होते हो, तो उससे क्या होता है? आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। आप किसी ज्ञानी से मिलेंगे और कुछ ज्ञान आपको, तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान सवाया होए, मूर्ख से मूर्ख बढ़े, तुरंत लड़ाई होए। तो आपका ज्ञान और उनका ज्ञान मिलकर क्या होता है? आपका ज्ञान को बड़े कर देता, आपके ज्ञान को एम्फसाइज करता, बड़ा करता है। और हो सकता है वो कुछ चीजें बताकर सिखाकर जाते हो जो आपको भी ना आती हो। तो बाहर से क्या आता है? ज्ञान आता है, तकनीक आती है, नॉलेज आती है, बाहर की संस्कृति भी प्राप्त होती है। अपनी तो पता है, दूसरे की भी जान लो, उसकी संस्कृति को समझ लो, उससे भी प्रभावित होते हैं, आप उसको भी जानने लगते हैं। तो ये है वैश्वीकरण के लाभ। और जब मैंने आपको वीडियो शुरू करी थी तो मैंने कहा था जब जिस चीज के लाभ होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान बता रहा हूं आपको, वैश्वीकरण के नुकसान। देखिए बड़ी गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, क्या करूं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैश्वीकरण के नुकसान बताता हूं। वैश्वीकरण के नुकसान ये है कि बाहर की कंपनियां आती हैं और आपके देश में पैसा लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, निवेश करती हैं। और जब आपके देश में पैसा लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं और अपनी वस्तुएं और सेवाएं बेचती है, तो आपके देश की वस्तुएं सेवाएं बिकने से रह जाती हैं। आपके देश की वस्तुएं सेवाएं बिकने से रह जाती हैं। अरे बाहर का माल ज्यादा खरीदोगे, हमें तो विदेशी माल बहुत आकर्षित करता है, तो आपको कहता है अरे बढ़िया, एकदम टिकाऊ, इसकी टेक्नोलॉजी आई है, एकदम विलायती एकदम। तो देसी माल जो होता है ना, वो बिना बिके रह जाता है। इंडियन कंपनी बाहर की कंपनियों का कई बार कंपटीशन झेल भी नहीं पाती, ऐसी समस्या आ जाती है, ऐसी दिक्कत भी आ जाती है। बाहर का माल जल्दी बिकता है, अरे टेक्नोलॉजी देखो हाई, एकदम सुंदर, देखो कितना टिकाऊ, कितना कम कीमत वाला, तो वो जल्दी बिकता, फटाफट बिकता है। और बाहर की कंपनियां जो है अपना माल नहीं बेच पाती, और इससे क्या होती है? बेरोजगारी फैलने लगती है धीरे धीरे करके। वो उन कंपनियों का, उन उद्यमों का, उन निजी कंपनियों का धंधा चौपट होने लगता है। तो पहला नुकसान क्या है कि बाहर की कंपनियों के आने से, पैसा लगाने से, निवेश करने से यहाँ की जो घरेलू कंपनियां हैं, घरेलू उद्योग हैं, उन्हें नुकसान पहुंचता है। दूसरा नुकसान यह है कि जब बाहर की संस्कृति आती है ना, बाहर की ज्ञान संस्कृति आती है, तो हमारे नागरिक ऐसे उसे धारण करते हैं, ऐसे धारण करते हैं कि अपनी भूल जाते हैं। उसकी ऐसी जान लो, ऐसी जान लो, ऐसी जान लो, अपनी भूल जाओ, अपनी भूल जाओ। दूसरे की संस्कृति ऐसी मत जान कि अपनी भूल गया। वैलेंटाइन डे खूब दबा के बनाया, हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस डे। अभी तो बहुत सारे लोगों से अगर ये पूछा जाए कि बसंत पंचमी कब आती है, बैसाखी कब आती है ना, पोंगल कब आता है, ओणम कब आता है, वो सोच में पड़ जाएंगे, पता नहीं, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, मम्मी मंदिर जाकर पूछ कर बताएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी इसका मतलब है दूसरों की संस्कृति ऐसे जानी, दूसरों का ज्ञान ऐसे लिया, अपनी भूल गए, दूसरों की जानने के चक्कर में गड़बड़ है। यानी हमारे ऊपर कल्चरल अटैक हो रहा है, ये सांस्कृतिक हमला है। तो बाहर की संस्कृति आती है, वो हमारे ऊपर कल्चरल अटैक करती है। क्या करती है? सांस्कृतिक हमला करती है। तीसरी बात, पहली बात मैंने आपको बताया कि विदेशी वस्तु आती है, वो निवेश करती है और वो इस तरीके से बिकती है कि हमारी वस्तुएं बिना बिके रह जाती है। दूसरा, हमारे देश पर सांस्कृतिक अटैक होता है। तीसरा होता है कि हमारे देश की जो गोपनीयता होती है वो भी भंग होती है। हमारे देश की सीक्रेसी, गोपनीयता, प्राइवेसी, सीक्रेसी। अरे एमआई का मोबाइल ले लिया, अरे वीवो ओप्पो का ले लिया, ये क्या है? चाइनीज ब्रांड है। चाइनीज बहुत शातिर है, आप लोगों को तो पता ही है। आप चाइना का फोन इस्तेमाल कर रहे हो, चाइना के फोन का इस्तेमाल करके चाइना का फोन मत खरीदिए। इस बार दिवाली के दिए खरीद लियो, चाइना का फोन मत खरीदिए। अबे चाइना के फोन से ही चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हो। वो कह रहे 20 रुपए की दिवाली की लड़ी मत लियो, ठीक है?
क्योंकि जो हमारे देसी कुमार हैं, जो हमारे ही देश के नागरिक हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो चाइना का माल मत खरीद। और जो लोगों को एक दूसरे को समझा रहा है चाइना का माल मत खरीद, खुद चाइना का फोन हाथ में लेके समझा रहा है, 8,000 10,000 का फोन लेके लोगों को समझा रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदो। मैं बस इतनी बात कहूंगा कि हमारी ज्ञान तकनीक में भी वृद्धि होनी चाहिए। आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाओ, भारत का माल ज्यादा से ज्यादा खरीदो, जितना हो सकता है उतनी कोशिश करो आप लोग। हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत बननी चाहिए, चाइना की इकोनॉमी नहीं बननी चाहिए। मगर जब विदेशी वस्तुएं आती है ना और आपको सस्ते में माल पकड़ाती हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड, इंटरनेट से आप पर निगरानी रख रहे हैं, अपना फोन पकड़ा दिया आप पर निगरानी रख रहे हैं, आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भेज देते हैं जिससे आपकी देश की गोपनीयता, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, आपके देश की गोपनीयता, आपका डेटा चुरा लेते हैं। गूगल कहां का, अमेरिका का, इंटरनेट कहां का, अमेरिका का, व्हाट्सएप के बाहरी विदेशी मुल्क के हैं। तो ये आपके चैटिंग से, आपके विचारों के आदान प्रदान से ये आपको समझते रहते हैं, उसी हिसाब से डेटा एनालिसिस करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे देश की सीक्रेसी, प्राइवेसी, गोपनीयता भंग होती है। आज मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण की भारत में एंट्री कैसे हुई और वैश्वीकरण के लाभ क्या होते हैं। देखिए हमारे चैनल पर इस तरह की जो ज्ञानवर्धक वीडियो है वो आती रहेगी। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ठोक के, ताकि हमारे भीतर से ये प्रेरणा पैदा हो जाए कि और वीडियो बनाकर लेकर आता रहूं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।